प्रिय दर्शकों, कनाडा क्या व कैसे संक्षेप में नाम की इस श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। आज की कड़ी में हम आपको कनाडा के दो अन्य प्रमुख शहर कैलगरी व एडमिंटन के बारे में बताएंगे। दर्शकों, यहाँ पर ऊपर दिखाए गए कनाडा के नक्शे में यदि बाईं से दाईं ओर चलें तो आप पाएंगे कि वैंकूवर व विक्टोरिया के बाद जो प्रमुख शहर आते हैं वे हैं अल्बर्टा प्रांत के कैलगरी व एडमिंटन। दाईं ओर दिए गए मानचित्र से संकेत मिलता है कि इन दोनों शहरों के आसपास आने वाली अन्य खास जगहें पर्यटन की दृष्टि से जो हैं वे हैं बैंफ और जैस्पर। हम इनके बारे में भी बात करेंगे आज के एपिसोड में, क्योंकि ये दोनों ही स्थान प्राकृतिक रूप से बहुत आकर्षक हैं। दर्शकों, अब कैलगरी विख्यात है कनाडा की ऑयल कैपिटल के रूप में, और साथ ही ये उत्तरी अमेरिका का, कनाडा भी जिसका एक भाग है, सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक व वित्तीय केंद्र है। कैलगरी की आर्थिक गतिविधियों में शामिल हैं ऊर्जा, वित्तीय सेवाएं, फिल्म व टेलीविजन, यातायात व लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी, निर्माण, एरोस्पेस, हेल्थ एंड वेलनेस, खुदरा व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र। कैलगरी का मौसम मई से अगस्त के बीच दरमियाना व सूखा रहता है। सर्दियों के दिन ठंडे होते हैं, लेकिन बिना कोहरा छाए हुए। कभी-कभी तो तापमान में असामान्य वृद्धि भी देखी गई है। जहाँ तक कैलगरी में स्थानीय समय का सवाल है, तो ये वैंकूवर से समय से 1 घंटा आगे चलता है, और भारतीय समय के अनुसार जब वहाँ रात के 9 बज रहे होते हैं, तो कैलगरी में उसी दिन सुबह 9:30 व 8:30 बजते हैं, क्रमशः गर्मी व सर्दी के दिनों में। वैसे तो कैलगरी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने के कारण यह शहर उत्तरी व केंद्रीय अमेरिका, यूरोप व एशिया के खास स्थानों से जुड़ा हुआ है वायुयान की यात्राओं के जरिए। लेकिन कैलगरी व कनाडा के अन्य प्रमुख नगरों के बीच भी हवाई सफर मुमकिन है। इसी कारण से वायुयान द्वारा कैलगरी में वैंकूवर से 1 घंटे 20 मिनट में, एडमिंटन से लगभग 50 मिनट में, टोरंटो से करीब 3.5 घंटे में, मॉन्ट्रियल से लगभग 5 घंटे में और विनिपेग से 2.25 घंटे में पहुंचा जा सकता है। जबकि मोटर कार द्वारा कैलगरी में एडमिंटन से 3 घंटे में, रेजिना से 7.5 घंटे में, वैंकूवर से 10 घंटे में, विनिपेग से 13 घंटे में और अंत में टोरंटो से 40 घंटे में पहुंचना संभव है। अब आप जानेंगे कि कैलगरी कनाडा में किन कारणों के मशहूर है। दर्शकों, कैलगरी कनाडा में वो स्थान है जहां इस देश की दूसरी सबसे बड़ी संख्या में कॉर्पोरेट हेड ऑफिस मौजूद है। यहाँ का हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय तो है ही, ये वेस्टजेट एयरलाइंस का हेडक्वार्टर भी है और एयर कनाडा का चौथा सबसे बड़ा व्यस्त रहने वाला एयरपोर्ट है, वायुयानों के आवागमन और यात्रियों की संख्या के हिसाब से। कैलगरी कनाडा में सर्वाधिक विकसित होने वाले शहरों में से एक है। यहाँ के लोगों की आर्थिक स्तर काफी ऊंचा है। इस शहर को गौरव प्राप्त है 1988 में शरतकालीन ओलंपिक खेलों का अपने यहाँ आयोजित करने के लिए। कैलगरी कनाडा में वैंकूवर के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कैलगरी के डाउनटाउन में 14 ऐसे बड़े टावर हैं जिनकी ऊंचाई 150 मीटर से कम नहीं है, यानी इनमें लगभग 40 मंजिलें तो है ही।
कैलगरी में अनेक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीम के गढ़ हैं। कैलगरी पेट्रोउद्योग संबंधी व्यापारों के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात रह चुका है। डाउनटाउन में कई बहुतेरी मंजिला इमारतें स्थित हैं। कैलगरी रहने के लिए कनाडा में सबसे अच्छा स्थान माना जाता है डॉलर कमाने की दृष्टि से। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे का हेडक्वार्टर कैलगरी में ही शिफ्ट किया गया है मॉन्ट्रियल से 1996 में। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कैलगरी को विश्व में सर्वाधिक स्वच्छ शहर के रूप में मान्यता दी गई है। 2009 की वर्ल्ड वाटर स्की चैंपियनशिप का आयोजन कैलगरी में ही हुआ था। 18वीं शताब्दी में घटित आग दुर्घटना से कैलगरी में लगभग $1 लाख मूल्य की प्रॉपर्टी का नुकसान झेलना पड़ा था। कृषि, निर्माण, वित्त व व्यापार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि से संबंधित अनेक उद्योगों के लिए भी कैलगरी प्रसिद्ध है। हर साल विश्वविख्यात कैलगरी स्टैम्पीड का आयोजन भी कैलगरी में ही होता है। वर्ष 1914 में कैलगरी स्थित टर्नल वैली में हुई नेचुरल गैस की खोज से इस शहर में प्रमुखता पेट्रो पदार्थों के विकास व उत्पादन का केंद्र बन गया था। बाद में 1923 के दौरान अल्बर्टा प्रांत की पहली रिफाइनरी यहीं पर स्थापित हुई। यहीं 1936 में क्रूड ऑयल के स्रोतों के बारे में भी पता चला। फिर तो पेट्रोलियम से जुड़े अनेक उद्योग व कंपनियां कैलगरी में आ गई थीं, जिनका संबंध क्रूड ऑयल का पता लगाकर उन्हें बाहर निकालने, अन्य स्थानों तक पहुंचाने हेतु पाइपलाइनें बिछाने आदि से था। औद्योगिक विकास की इन सारी गतिविधियों के कारण कैलगरी का नाम पेट्रोलियम के क्षेत्र में विश्वविख्यात हो गया था। हालांकि अब तेल की कीमतें दूसरे देशों में अपेक्षाकृत कम होने के कारण ऑयल वेल एक्सप्लोरेशन व डिगिंग का काम कुछ वर्षों के लिए बंद कर दिया गया है। कैलगरी स्थित हवाई अड्डे से अनेक देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तो हैं ही, साथ ही ये कनाडा के कैलगरी स्थित हवाई अड्डे से अनेक देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तो हैं ही, साथ ही ये कनाडा के सारे प्रमुख शहरों से भी वायु मार्गों द्वारा जुड़ा है। मूल रूप से 1930 में बने इस हवाई अड्डे का विकास पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेज गति से हुआ है। इसी कारण से वर्तमान में यहाँ 4 रनवेज हैं, 2 टर्मिनल बिल्डिंग्स, 5 ऐसे संगम स्थल हैं जहाँ पर हवाई अड्डे के भीतर रहते हुए ही एक से दूसरी हवाई यात्रा के लिए स्थानांतरण की सुविधा उपलब्ध है। कार्गो हैंडलिंग के लिए भंडार गृह हैं और अन्य मूलभूत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्राविधान भी दिया गया है। कैलगरी शहर बना था 1894 में। इसके पहले इसे फोर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता था। कैलगरी के डाउनटाउन में 100 से ऊपर ऐसी बहुमंजिला इमारतें हैं जो स्काई वे अथवा भूमिगत रास्तों से आपस में जुड़ी हुई हैं, ताकि इन भवनों में आने जाने वालों को बाहरी खराब मौसम का सामना न करना पड़े। इस तरह अंदर ही अंदर लगभग 18 किलोमीटर तक पैदल चला जा सकता है बिना बाहर निकले हुए। डाउनटाउन स्थित ब्रुकफील्ड प्लेस ईस्ट नाम की बिल्डिंग सबसे अधिक ऊंची है और इसकी गिनती कनाडा की सर्वाधिक ऊंची इमारतों में से 8वें पायदान पर होती है। ऐसे ही ऊंचे भवनों को परस्पर जोड़ता हुआ जो नया पैदल पथ बना है उसका नाम है
पीस ब्रिज। लाल रंग में बना हुआ यह लंबाई में इतना बड़ा है कि लगभग 850 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था इसे बनाने के लिए, और इसका आकार रिंग शेप में है। नोज हिल पार्क कैलगरी शहर में उत्तरी पश्चिमी छोर पर स्थित है और इसकी गिनती नॉर्थ अमेरिका के बड़े शहरी पार्कों में होती है। कैलगरी टावर के ऊपर बने ग्लास रूम से चारों ओर के दृश्य में ऊंची ऊंची इमारतें, पहाड़ियां, मैदान और पहाड़ दिखते हैं। टावर की ऊपरी मंजिल पर ही 2 घूमने वाले रेस्टोरेंट भी खुले हुए हैं, पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। प्रिंस आइलैंड पार्क एक अर्बन ओएसिस के रूप में प्रसिद्ध है और स्थानीय नागरिकों के लिए सांस्कृतिक व मनोरंजनपूर्ण जीवन शैली बनाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैलगरी शहर में पर्यटकों के लिए अन्य आकर्षण के केंद्र हैं हेरिटेज पार्क, हिस्टोरिकल विलेज, ग्लेनबो म्यूजियम, फिश क्रीक प्रोविंशियल पार्क, डिवोनियन गार्डन्स, स्टूडियो बेल, स्टैम्पीड, टेलस पार्क, फोर्ट गैलरी, ऑब्जर्वेटरी एंड प्लेनेटोरियम। ग्लेनबो म्यूजियम में कैलगरी की कला व इतिहास से संबंधित लगभग 10 लाख वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। हेरिटेज पार्क में दर्जनों ऐतिहासिक भवनों को पुनर्निर्मित रूप में दिखलाया गया है। डिवोनियन गार्डन्स में ग्लास चैम्बर के अंदर लगभग 10,000 पौधों को सुरक्षित रखा गया है, फूलने फलने के लिए बाहरी मौसम से बचाते हुए। स्टूडियो बेल में संगीत के अनेक आकर्षण, म्यूजिक हॉल ऑफ फेम, सॉन्ग राइटर्स हॉल व म्यूजिक के अन्य कलेक्शंस। हर साल आयोजित होने वाली कैलगरी स्टैम्पीड के अंतर्गत बड़ी परेड, रोडियो कॉम्पिटिशन्स, चुक वैगन की दौड़, आदिवासियों की लोक कलाओं का प्रदर्शन तथा अन्य स्टेज शोज होते हैं। फन फेयर और कृषि संबंधी आयोजन भी होते हैं। टेलस पार्क में हाई डेफिनेशन थिएटर बना हुआ है और साइंस म्यूजियम में लोग इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स के जरिए अपना बुद्धि कौशल आजमाते हैं। फोर्ट कैलगरी शहर में सबसे पहले बनाई गई इमारत है। कैलगरी की ऑब्जर्वेटरी में स्थापित टेलीस्कोप कनाडा की 3 बड़ी दूरबीनों में से एक है। दर्शकों, अब चलते हैं कैलगरी से लगभग 130 किलोमीटर दूरी पर बैंफ नेशनल पार्क की सड़क पर। ये कनाडा की सबसे बड़ी राष्ट्रीय धरोहर है। इस क्षेत्र में तरह तरह की प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है, कई झीलों और पहाड़ी वादियों के रूप में। बैंफ नेशनल पार्क दुनिया का तीसरा ऐसा पर्यटन केंद्र है। इसके बीच में ही स्थित है बैंफ का आवासीय क्षेत्र व शॉपिंग सेंटर। जंगली भाग में एल्क व बियर्स देखने को मिलते हैं। कैलगरी से यहाँ पर कार द्वारा आने में लगते हैं सिर्फ 1.5 घंटे का समय। दर्शकों, अब चलते हैं एक दूसरे नेशनल पार्क जैस्पर की ओर, जो कैलगरी से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके आसपास देखने को मिलेंगे अल्बर्टा प्रांत के सबसे ऊंचे पहाड़, जो माउंट कोलंबिया के नाम से मशहूर है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील मेलिग्ने लेक, विभिन्न प्रकार के जंगली पशु पक्षी, प्राकृतिक झरने और अनेक मनमोहक प्राकृतिक दृश्य। जैस्पर का ये नेशनल पार्क इतना बड़ा है कि लगभग 11,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। बैंफ से यहाँ आते समय रास्ते में पड़ती है एक दूसरी झील, लेक ल्यूस।
यहाँ पर रुककर आनंद उठाया जा सकता है। सफर की थकान तो हल्की हो ही जाएगी, साथ ही जैसपर पहुंचने की दूरी को भी कम कर पाना मुमकिन हो जाएगा। कैलगरी एयरपोर्ट से जैसपर कार द्वारा पहुंचने के लिए समय लगता है लगभग 5 घंटे, लेकिन लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लेक लुइस का आनंद उठाते हुए सिर्फ 3 साढ़े 3 घंटे का सफर रह जाता है जैसपर पहुंचने के लिए। अब जैसपर विश्व विख्यात है, मुख्यतः एक बहुत बड़े ग्लेशियर के लिए। एंथ्राबास्का नाम से मशहूर ये ग्लेशियर कोलंबिया आइसफील्ड क्षेत्र में पड़ता है। क्योंकि यहाँ सर्दियों में इतनी ज्यादा बर्फ जमती है जितनी पिघल नहीं पाती गर्मी के दिनों में, सो यही कारण है कि दो पहाड़ियों के बीच बहुत बड़ा बर्फीला मैदान सा बन जाता है ग्लेशियर के रूप में। इसे देखने के लिए उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों से सबसे अधिक संख्या में यहीं पर आते हैं सैलानी। यूं तो ग्लेशियर के शुरुआती पॉइंट पर पैदल चलकर पहुंचना आसान है, परंतु इसके दूसरे छोर पर जाने के लिए विशेष रूप से बनी बसों की यात्रा का सहारा लेना पड़ता है। आसपास के गर्म मौसम के कारण ग्लेशियर की गहराई हर साल लगभग 5 मीटर की रफ्तार से घट रही है, और यही वजह है कि पिछले 125 वर्षों के दौरान ग्लेशियर का वॉल्यूम आधा रह गया है। लेकिन अभी भी विभिन्न स्थानों पर ग्लेशियर की मोटाई 90 से 300 मीटर के बीच में है। वैसे जैसपर के पास स्थित ये ग्लेशियर लगभग 6 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है और इसका कुल क्षेत्रफल है करीब 6 वर्ग किलोमीटर। दर्शकों, अब आता है कनाडा का एडमंटन शहर, जो अल्बर्टा प्रांत की राजधानी है। ये नगर उत्तरी सस्केचुआन नामक नदी के दोनों ओर पर बसा हुआ है। इसका वेस्ट एडमंटन मॉल पूरी दुनिया में मौज मस्ती व शॉपिंग सेंटर के लिए मशहूर है। ये एडमंटन कैलगरी से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि कार द्वारा यह सफर पूरा किया जाए तो करीबन 3 घंटे का समय लगता है। वैसे कैलगरी व एडमंटन दोनों ही शहर वायु मार्ग द्वारा परस्पर कनेक्टेड हैं, मात्र 51 मिनट की हवाई यात्रा के जरिए। लेकिन रेलगाड़ी द्वारा भी यहाँ पर वैंकूवर, सैस्कैटून, विनिपेग अथवा टोरंटो से पहुंचा जा सकता है, लेकिन रेल यात्रा में समय कुछ ज्यादा लगेगा। कनाडा के अन्य प्रमुख शहरों से भी एडमंटन के लिए फ्लाइट्स मिलती हैं। अब अगर एडमंटन के स्थानीय समय की बात की जाए तो ये कैलगरी की तरह ही रहता है पूरे साल, यानी यहाँ का समय वैंकूवर से 1 घंटा आगे और टोरंटो से 3 घंटे पीछे रहता है। एडमंटन शहर घूमने के लिए सबसे अच्छा समय होता है हर साल जून से अगस्त के बीच में। तब यहाँ का मौसम खुशगवार रहता है। दिन में अच्छी धूप देखने को मिलती है। कभी कभी दोपहर के बाद बारिश के छींटे भी पड़ जाते हैं। गर्मी के दिनों में अधिकतर तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है और रातें कुछ ठंडी होती। दर्शकों, अब बात करते हैं एडमंटन में पर्यटकों के लिए उपलब्ध आकर्षण केंद्रों के बारे में। तो इस क्रम में सबसे पहला नाम आता है वेस्ट एडमंटन मॉल का। ये कनाडा का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर तो है ही, दुनिया भर के बड़े बड़े शॉपिंग मॉलों में भी इसकी गिनती होती है। यहाँ पर लगभग सभी रेप्यूटेड इंटरनेशनल ब्रांड्स के आउटलेट देखने को मिल जाएंगे। साथ ही अनेक रेस्टोरेंट, थिएटर
आइस रिंग, एक्वेरियम आदि भी हैं। पूरे परिवार की मौज मस्ती के लिए यहाँ स्थित गैलेक्सी लैंड नामक अम्यूजमेंट पार्क पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक साथ अनेक राइड चलती हैं। ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होने के कारण कभी भी इनमें परस्पर टकराव नहीं होता। मॉल के अंदर बहुत बड़ा वाटर पार्क भी है जो अच्छा खासा विख्यात है। दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वेव पूल भी यहीं पर है, काफी ढलान वाले वाटर स्लाइड्स के साथ। एडमिंटन में पर्यटकों के लिए अन्य आकर्षण स्थल इस प्रकार है। उत्तरी सस्केचुआन नदी के दक्षिणी छोर पर स्थित है बट्टार्ड कंजर्वेटरी। पिरामिड आकार में बने 4 ग्लास हाउस में के अंदर कुछ विशेष प्रकार के पौधों को सुरक्षित रखा गया है उनके समुचित विकास के लिए। इसी कारण से इसे एडमिंटन शहर की प्रीमियर हॉर्टिकल्चरल फैसिलिटी के रूप में भी जाना जाता है। यूक्राइनियन कल्चरल हेरिटेज विलेज अपने नाम को सार्थक करता हुआ ओपन एयर म्यूजियम है। यहाँ गुजरे हुए इतिहास को बताने के लिए लोहे से बनी वस्तुओं की कार्यशाला, मार्केट और पुराने जमाने के जनरल स्टोर देखने को मिलते हैं। एल्क आइलैंड नेशनल पार्क एडमिंटन से करीब आधे घंटे की कार ड्राइव पे है। लकड़ी के घने जंगल, झीलें व अन्य जल स्रोत, जंगली पशु पक्षी जिनमें प्रमुख हैं एल्क, हिरन, भैंसे आदि, अपने अपने विशेष रूप से बने कटघरों में चहलकदमी करते हुए दिख जाते हैं। फोर्ट एडमिंटन पार्क में शहर के ऐतिहासिक स्वरूप को दर्शाती हुई फिर से बनाई गई बिल्डिंगें हैं। पुराने यातायात साधनों का लुत्फ उठाने के लिए घोड़ा गाड़ी व स्टीम इंजन वाली ट्रेन की सैर पर्यटकों के लिए उपलब्ध है। आर्ट गैलरी ऑफ अल्बर्टा में पश्चिमी कनाडा के महत्व को दर्शाते हुए अनेक चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। लगभग 6000 दुर्लभ वस्तुओं के संग्रह के साथ गिफ्ट शॉप, रेस्टोरेंट और थिएटर भी देखने योग्य है। अल्बर्टा लेजिस्लेचर बिल्डिंग अपनी वैभवता के कारण दूर से ही टूरिस्टों का ध्यान खींच लेती है। उन्हें इसके अंदर का नजारा दिखाने का इंतजाम भी है सरकारी गाइडों के जरिए। इसी भवन में एडमिंटन शहर की अपनी कला, सभ्यता और इतिहास को प्रदर्शित किया गया है विभिन्न माध्यमों से। हस्तकला संबंधी वस्तुएं पर्यटक खरीद सकें, इसके लिए एक गिफ्ट शॉप भी अंदर बनी है। टेलस वर्ल्ड ऑफ साइंस में अंतरिक्ष, रोबोट, फॉरेंसिक साइंस और पर्यावरण से संबंधित ऐसी चीजें रखी गई हैं जिन पर पर्यटक अपने हाथ आजमाकर परिणाम स्वयं तुरंत देख सकते हैं। साथ में बहुत बढ़िया प्लानिटोरियम व आईमैक्स थिएटर भी बना हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा बोटेनिकल गार्डन की स्थापना 1959 में की गई थी। 240 एकड़ में फैला ये बाग पूरे प्रांत में अपने ढंग का अनूठा एकमात्र बाग है। ये खास जाना जाता है अपने जापानी गार्डन, बहुत बड़े ग्रीन हाउस और अनेक विशेष प्रकार के पौधों के प्रदर्शित किए जाने के कारण। एडमिंटन कन्वेंशन सेंटर की पूरी इमारत भूमिगत यानी अंडरग्राउंड बनी हुई है। यहाँ तरह तरह के सभा कक्ष बने हुए हैं खाने पीने की सुविधाओं के साथ, ताकि विशेष आयोजन किए जा सके। रॉयल अल्बर्टा म्यूजियम पश्चिमी कनाडा में स्थित सबसे बड़ा संग्रहालय है। डायनासोर व बर्फीले युग के अन्य पशुओं के अवशेषों को खास जगह दी गई है। यहीं पर जन्मी मछलियों को भी दिखाने के लिए एक्वेरियम बना है। 1976 में स्थापित अल्बर्टा रेल म्यूजियम में ऐसे रेल इंजनों को दर्शाया गया है जो या तो अभी भी इस्तेमाल होते हैं अथवा अब प्रयोग में नहीं आते।
म्यूजियम से लगभग 75 ऐसे ही इंजन व रेल कारें शामिल की गई। साथ ही पुरानी रेल बिल्डिंगों के मॉडल तथा अन्य संबंधित वस्तुओं को पर्यटकों के आकर्षण हेतु रखा गया है। रेनॉल्ड्स अल्बर्टा म्यूजियम में वायुयानों के डिजाइन व निर्माण से जुड़ी चीजें दिखाई गई। साथ ही लगभग 100 ऐसे विमान भी प्रदर्शित किए गए हैं जो अब प्रयोग में नहीं आते। बहुतेरे ढंग की पुरानी मोटरसाइकिलों को भी म्यूजियम में जगह दी गई है टूरिस्टों को देखने के लिए। इनके अलावा प्रदर्शन स्थल पर एक कैफेटेरिया, स्टोर व थिएटर भी स्थित है। के डेज 10 दिनों तक चलने वाले मौज मस्ती से भरे उत्सव का आयोजन जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में प्रतिवर्ष एडमिंटन में ही होता है। इसमें स्ट्रीट पार्टीज, तरह तरह की परेडें व मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम संपन्न होते हैं। एडमिंटन वैली जू में ऐसे पशुओं को दिखाया गया है जिनकी प्रजातियां अब लगभग समाप्त हो चली हैं। इनमें शामिल हैं लाल पांडे, लेमूर, बर्फ में रहने वाले चीते और अत्यंत ठंडे वातावरण में रहने वाले भेड़िए। इन सबको विशेष रूप से बनाए गए और प्राकृतिक माहौल देने वाले कटघरों में रखा गया है। बच्चों का मन बहलाने के लिए चिड़ियाघर के भीतर पैडल बोट व छोटी रेलगाड़ी और हिंडोले का आनंद उठाने का इंतजाम भी है। अंत में अल्बर्टा एविएशन म्यूजियम, जो एडमिंटन शहर के एयरपोर्ट के पास बना है, 2 फाइटर जेटों को विशेष रूप से बाहर ही डिस्प्ले किया गया ताकि पर्यटकों का ध्यान आकर्षित हो सके। म्यूजियम के भीतर लगभग 40 अन्य प्रकार के वायुयानों को भी प्रदर्शित किया गया है। कई जहाजों को तो फिर से आवश्यक सुधार व मरम्मत करने के बाद रखा गया है ताकि उनका इतिहास पता चल सके। इस काम के लिए बनाई गई विशेष वर्कशॉप भी देखी जा सकती है पर्यटकों द्वारा। अब दर्शकों, आशा है कि कनाडा के 2 अन्य प्रमुख शहर कैलगरी व एडमिंटन के बारे में पर्याप्त जानकारी आपको आज मिल गई होगी। यदि ये पसंद आई हो तो थंब अपवर्ड्स संकेत पर क्लिक करें तथा भविष्य में भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने को अगर आप उत्सुक हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे कनाडा इन ब्रीफ श्रृंखला की अगली कड़ी में रेजिना व सस्कैटून की मनोरंजक और ज्ञानपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद भी स्वीकार करें आपका सहयोग पाने के लिए। अंत में दर्शकों, कैलगरी, बैंफ, जैस्पर व एडमिंटन पर कुछ अधिक जानने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक को कॉपी करने के बाद देख सकते हैं संबंधित वीडियो पाने के लिए।